इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और यह बैठक 4 घंटे तक चली। इसमें सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा है और सरकार ने किसानों को कहा है कि वो अधिकतम 5 सदस्यों के नाम सुझाए, यानी वो 5 सदस्यों की अपनी एक कमेटी बनाए। 5 प्रतिनिधि पहले तय करे कि किसानों की तरफ से वो 5 नेता कौन से होंगे जो सरकार से बात करेंगे, और इसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और फिर इस एक्सपर्ट कमेटी में सरकार इन किसानों के 5 प्रतिनिधियों को इसमें रखेगी। इस कमेटी में सरकार के मंत्री भी होंगे और इसी कमेटी में कृषि विशेषज्ञ भी होंगे। यानी बड़ी खबर इस समय यह है कि सरकार ने किसानों को यह कहा है कि एक तो आप अपने प्रतिनिधियों की संख्या, अपने नेताओं की संख्या को कम कीजिए। 30 से 35 नेताओं के साथ बातचीत करना संभव नहीं है। सरकार ने कहा है कि अधिकतम आप 4 से 5 नेताओं को पहले चुनिए। 4-5 नेताओं अपने प्रतिनिधियों के साथ हमारे पास आइए। उसके बाद त्रिपक्षीय बातचीत होगी, यानी उस बातचीत के 3 हिस्से होंगे। 5 सदस्य अधिकतम होंगे किसानों की तरफ से, उसके बाद सरकार के प्रतिनिधि होंगे यानी सरकार के मंत्री होंगे, और सरकार इस पूरी बातचीत में कृषि विशेषज्ञों को भी शामिल करना चाहती है। और फिर ये तीनों लोग मिलकर ये तय करेंगे कि आगे चलकर इस कृषि कानून में क्या बदलाव करने भी हैं या नहीं करने हैं। सरकार के साथ किसानों की यह बातचीत अब पहले 3 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन सरकार ने आज ही यानी 1 दिन पहले ही किसानों को बात करने के लिए बुला लिया। सरकार का कहना है कि बातचीत काफी अच्छी रही, जबकि किसानों ने यह कहा है कि वो 3 दिसंबर को भी एक बार फिर बातचीत के लिए जाएंगे। किसानों का यह भी कहना है कि उन्हें इस कमेटी के गठन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक कमेटी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, किसान अपना आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। यानी कमेटी के गठन से किसान मानने वाले नहीं हैं जब तक कि कोई फाइनल नतीजे पर पहुंचते नहीं हैं। इस बातचीत में आज की जो बातचीत थी, सरकार की तरफ से 3 मंत्री शामिल हुए। इन 3 मंत्रियों के नाम हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जाहिर है उन्हें तो होना ही था क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल को शामिल किया गया और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इसमें शामिल थे। इस दौरान सरकार ने बाकायदा किसानों को एक प्रेजेंटेशन दी और इस प्रेजेंटेशन के जरिए समझाया कि एमएसपी और एपीएमसी को लेकर किसानों की जो चिंताएं हैं वो कैसे निराधार हैं और सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। यानी इसमें उन्होंने बताया कि मंडी जो है, अनाज मंडी, उन्हें लेकर सरकार का क्या पक्ष है और जो एमएसपी दाम है उसको लेकर सरकार का क्या पक्ष है। इस बैठक में किसानों ने सरकार के सामने ये मांग रखी कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लें और एमएसपी की लिखित गारंटी दें, जबकि सरकार ने यह कहा कि किसान जो बदलाव चाहते हैं उन्हें पॉइंट्स में लिखकर दिया जाए और इस मामले को सुलझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। जबकि किसानों की तरफ से 35 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। इनमें 32 अलग अलग किसान संगठनों के नेता शामिल थे। इस बैठक के बाद सरकार और किसानों की तरफ से क्या कहा गया, पहले आप वो सुनिए और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अभी इस आंदोलन के कितना लंबा खिंचने के आसार हैं। कह रही है कि कमेटी बनाओ, कमेटी डिसाइड करेगी इनके फायदे हैं नुकसान है। नुकसान है तभी तो आंदोलन हो रहा है। हम इसकी खिलाफत कर रहे हैं। कमेटी के पक्ष में नहीं है, नहीं आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, आंदोलन चलता रहेगा हमारा। कोई नतीजा नहीं निकला। क्या दिक्कत हो रही है? वो वार्ता से वार्ता और वार्ता करना चाहते हैं कानून पर। हम बोला है जितनी मर्जी वार्ता कर लो, हम कानून को वापस कराना चाहते हैं। कोई सस्पेंड नहीं करेंगे। अब एजिटेशन जारी रखेंगे, एजिटेशन को और बढ़ाएंगे। ये हमारा निर्णय। कमेटी तो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। हमारे 5 नुमाइंदे हैं जो हम चुन के लेके आए हैं, वही सरकार से बात कर रहे हैं, बाकी तो पीछे बैठे। तो इस कमेटी बनाने का तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। इतने ही मेंबर बैठेंगे, जितना टाइम मर्जी मीटिंग कर लो, जितने मीटिंग अलग अलग कर लो। अभी पंजाब से और स्टेटों से किसान अभी हर रोज आ रहे हैं। ये आंदोलन तो और बड़ा हो रहा है। आज केंद्र सरकार के साथ किसानों की जो बैठक हुई है उसमें किसानों ने यह कहा कि यह कानून उनके लिए एक तरह का डेथ वारंट है, मौत का वारंट है। ये जो कानून है, किसानों ने इसे
काला कानून बताया है। और किसानों का यह भी कहना है कि कमेटी का गठन तो ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये उन्हें टालने की कोशिश हो रही है। जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है, लेकिन फिर भी अगर किसान इन कानूनों में कोई बदलाव चाहते हैं तो उन्हें लिखकर अपनी बातें सरकार के सामने रखनी होंगी। धीरे धीरे अब आंदोलनकारी दिल्ली में आने और यहां से जाने के रास्तों को घेरने लगे हैं। आशंका है कि आने वाले दिनों में बाहरी राज्यों से दिल्ली में आना और दिल्ली से बाहर जाना लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक सच ये भी है कि सरकार अब भी लगातार एमएसपी पर किसानों से फसल खरीद रही है और अब तक 29,70,000 किसान इसका लाभ उठा भी चुके हैं। वर्ष 2020-21 के लिए सरकार 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल इसी एमएसपी पर किसानों से खरीद भी चुकी है। इसमें से 64% धान की फसल पंजाब के किसानों से ही खरीदी गई है, जबकि 18% फसल हरियाणा के किसानों से खरीदी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के किसानों से 7%, उत्तराखंड से 3%, तमिलनाडु से 1% और अन्य राज्यों से 2 से 5% धान की फसल सरकार ने एमएसपी पर खरीदी है। कुल मिलाकर इस साल सरकार ने गेहूं और चावल की जो कुल फसल किसानों से खरीदी है, उसमें से 82% चावल और 52% गेहूं की फसल हरियाणा और पंजाब के किसानों से ही खरीदी गई है। और इसीलिए ये आपके उस सवाल का जवाब है। बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब में ही इतना ज्यादा क्यों जोर पकड़ रहा है, इसमें पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान ही ज्यादा दिखाई क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनका जो शेयर है वो भी सबसे ज्यादा है। इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिस राज्य के किसानों को एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा पहले से ही मिल रहा है, वही किसान एमएसपी को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं? क्योंकि यही वो किसान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा एमएसपी का लाभ उठाया है। इन किसानों की सारी आशंकाएं और मांगें पूरी तरह से गलत भी नहीं है। हम पहले भी ये कह चुके हैं कि हम बड़े जमींदार किसानों के साथ नहीं, बल्कि हम देश के उन 86% छोटे किसानों के साथ हैं जिनके पास खेती के लिए 5 हेक्टेयर जमीन से भी कम है और जो मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। हम उन छोटे किसानों के साथ हैं, लेकिन फिर भी हर मुश्किल हालात में देश के 135 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए यही किसान फसल उगाते हैं। अब इन किसानों के बीच कुछ देश विरोधी तत्वों की एंट्री हो चुकी है और आपको याद होगा हम पिछले एक हफ्ते से इन किसानों को भी इस बात के लिए चेतावनी दे रहे हैं, देश के लोगों को भी आगाह कर रहे हैं। और आज फिर से एक बार अपने किसान भाइयों को हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। यहां पर विरोध प्रदर्शन करना हर किसी नागरिक का पूरा अधिकार है। उन्हें, किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन अगर कोई और हाईजैक कर ले, अगर इसमें विदेशी ताकतें आ जाएं, इसमें अगर अलगाववादी ताकतें आ जाएं, तो फिर किसानों को सावधान हो जाना चाहिए। और हमें पहले दिन से ये खबरें मिल रही हैं कि इन विरोध प्रदर्शनों में ऐसे एलिमेंट्स आ चुके हैं। कल हमने आपको दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर खड़े एक ऐसे ट्रैक्टर की तस्वीरें दिखाई थी जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई थी और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ था। आज जब जी न्यूज की टीम इसी जगह पर एक बार फिर पहुंची और इस ट्रैक्टर को लेकर हमने सवाल किया, तो हमारे रिपोर्टर का वहां विरोध शुरू हो गया और हमारी टीम को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि अगर हमारा रिपोर्टर वहां से बाहर नहीं निकलता तो शायद आज उसकी जान को खतरा हो सकता था। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, हमारा सवाल ये है, असली कवरेज करनी है ना, जो 80 बार जो किसानों के जाने चाहिए वो तो आप करते नहीं हो, करते नहीं हो। हर चीज किसी ने हम हर चीज हमारे भाई साहब खालिस्तान जिंदाबाद
जिंदाबाद लिखा है, ये स्टिकर मेरी लिखा है। बात सुनो, मेरी बात सुनो, खालिस्तान दिखाई दे दिया। ये भाई हमारे ये हथियार है इनके, इनको इनसे प्यार है। वो हमारा वो जे कोई होगा बिल्कुल नहीं, हमसे आपसे पूछ रहे हैं गलत है या सही है? हमारे भाई हो। अब यहां जी न्यूज का सवाल इन प्रदर्शनकारियों से सिर्फ इतना था कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला ये ट्रैक्टर यहां पर क्या कर रहा है, और ये ट्रैक्टर किसका है जिस पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है, जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है। हमारा सवाल सिर्फ इतना था, और ये सवाल सुनकर वहां मौजूद जो प्रदर्शनकारी किसान थे वो भड़क गए। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये किसान भी थे या ये कोई और थे, लेकिन ये इस सवाल को लेकर भड़क गए और फिर ये आरोप लगाने लगे कि आप हमारे असली मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं और इस तरह के मुद्दों को आप उठा रहे हैं। जबकि इन्हें ये समझना चाहिए कि किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा हमेशा, आज से नहीं वर्षों से जी न्यूज नहीं उठाया है। कुल मिलाकर हमें जो बात समझ में आई और जो आपको भी समझनी चाहिए वो ये कि हमारे देश में जहां जहां भी देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं वहां वहां जी न्यूज की एंट्री बंद हो जाती है, बैन हो जाती है, क्योंकि हम सच बोलते हैं, घबराते नहीं। आपने देखा होगा पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ था, उसके बाद शाहीन बाग में हमारी एंट्री बंद हुई और अब किसानों के आंदोलन की रिपोर्टिंग के दौरान भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये सारे किसान ऐसा नहीं कर रहे। एक मुट्ठी भर किसान हैं जो इस खालिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर बड़े इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं इसके बारे में हमसे सवाल मत पूछिए। इस आंदोलन में अब धीरे धीरे वो सारे चेहरे दिखाई देने लगे हैं जो किसी जमाने में शाहीन बाग में दिखाई देते थे और किसी जमाने में JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दिखाई देते थे। आज ये सभी लोग किसान आंदोलन का हिस्सा भी बन गए हैं और इसीलिए आज हम फिर से ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो आपको याद होगा नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, जो शाहीन बाग में लगातार धरने पर बैठे हुए थे। इसमें JNU के छात्र संघ के लोग भी शामिल हो गए हैं और अब ये सारे लोग इन भोले भाले किसानों को ये समझा रहे हैं कि नारेबाजी कैसे करनी है, कैसे सरकार विरोधी नारे लगाने। आप एक बार खुद सुनिए। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस आंदोलन में खालिस्तान, कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और विदेशी ताकतों की एंट्री के सबूत आपको दिखा रहे हैं और आज इसका एक बहुत बड़ा सबूत कनाडा से आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा है कि उन्हें भारत में आंदोलन कर रहे किसानों की चिंता हो रही है और वो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। पहले आप जस्टिन ट्रूडो का यह बयान सुन लीजिए और फिर हम ट्रूडो की इस तुष्टीकरण वाली राजनीति की पोल आपके सामने खोलेंगे। हम बात करेंगे कि ट्रूडो वहां कनाडा में बैठकर इन किसानों के लिए आखिर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. अब आप खुद सोचिए, भारत के किसान अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यह भारत का अंदरूनी मामला है, भारत के लोगों का अंदरूनी मामला है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, हमारे देश में एक चुनी हुई सरकार है, हमारे देश में हमारा अपना प्रशासन है। हमने जैसा तय किया है उस हिसाब से हम इस देश को चला रहे हैं। हमारे देश में चुनाव होते हैं, किसानों के अपने नेता हैं, यहां पर सरकार है, बातचीत हो रही है। तो फिर जस्टिन ट्रूडो
को कनाडा में बैठे हुए यह बयान देने की क्या जरूरत थी, और क्या इसे हम भारत के अंदरूनी मामलों में कनाडा का हस्तक्षेप न माने? जस्टिन ट्रूडो असल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो वो भी नेता ही, और उन्हें यह लगा कि वहां से बैठकर ये नेतागिरी करने में उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। और उस फायदा को, वो फायदा क्या है वो आप समझिए। कनाडा की कुल आबादी में करीब 4% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, यानी कनाडा में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 15 लाख है, और इनमें से लाखों लोगों के पास कनाडा में वोट डालने का अधिकार भी है, और इनमें भी सिखों की संख्या, सिखों की आबादी सबसे ज्यादा है। और कनाडा में सिख राजनीतिक रूप से बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो अपने इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। ये जो वहां पर जो प्रमुख और जो इन्फ्लुएंशियल सिख नेता हैं, वहां के जो सिख सांसद हैं, उन सब के जो तार हैं वो पंजाब से जुड़े हुए हैं। वो लोग कभी ना कभी पंजाब से ही के रहने वाले हैं, उनके परिवार आज भी पंजाब में रहते हैं, और ये सारे लोग अपने लोगों के साथ संपर्क में बने रहते हैं। और इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो को लगा कि यह राजनीति खेलने का अच्छा मौका है। कनाडा की कुल आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी भले ही 4% हो, लेकिन इस समय कनाडा की संसद में 22 सांसद भारतीय मूल के हैं, और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो हांगकांग के मामले में चुप रहे, क्योंकि प्रोटेस्ट तो वहां भी हुए थे। थाईलैंड में कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए, वहां वो चुप रहे, और बांग्लादेश और पोलैंड जैसे देशों में भी इतने प्रदर्शन हाल ही में चल रहे हैं, फिर भी जस्टिन ट्रूडो ने कुछ नहीं बोला। लेकिन भारत के किसान आंदोलन में उन्होंने अपनी विशेष रुचि दिखाई है। अब आप समझ सकते हैं, जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर खालिस्तानियों के प्रति हमदर्दी दिखाने के आरोप भी पहले लग चुके हैं। वर्ष 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो, जब वो कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर यहां आए थे, भारत आए थे, तो इस दौरान दिए गए एक डिनर में खालिस्तानी आतंकवादी को भी न्योता भेजा गया था, और दावा किया गया था कि यह आतंकवादी ट्रूडो के आधिकारिक दल का हिस्सा था। हालांकि बाद में कनाडा की सरकार ने यह सफाई दी थी कि यह आतंकवादी उनके आधिकारिक डेलीगेशन के साथ नहीं था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। लेकिन कनाडा की सरकारों पर लंबे समय से खालिस्तानी समर्थकों के साथ बहुत नर्म रुख अपनाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, और किसान आंदोलन में जस्टिन ट्रूडो का कूदना भी इसी तरफ इशारा करता है। तो ये हमने आपको बताया कि जस्टिन ट्रूडो वहां कनाडा में बैठकर हमारे देश के किसानों के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। भारत में करीब 15 करोड़ किसान हैं, और 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़े हुए हैं, और इनमें से ज्यादातर छोटे और गरीब किसान हैं। हम इन्हीं छोटे और गरीब किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन जो लोग आज हमें ट्रोल कर रहे हैं, वो हमारी पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं, वो खुद इन किसानों की बात कभी नहीं करते। जबकि जी न्यूज आज से नहीं, वर्षों से छोटे किसानों की समस्याओं को आपके सामने रखता आया है। फिर चाहे बात पंजाब में विधवाओं के उन गांवों की हो जहां लगभग सभी पुरुष किसानों ने आत्महत्या कर ली है, या फिर पराली की समस्या से वैज्ञानिक तरीके से निपटने वाले किसानों की कहानी हो। जी न्यूज ने किसानों की समस्याओं और उनकी कोशिशों का हर पहलू देश को दिखाया है। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, उनसे हमारा सवाल यह है कि इन लोगों को किसानों की इतनी ही चिंता है, तो फिर ये लोग पंजाब में विधवाओं के गांव में जाकर उन महिलाओं का हालचाल कभी क्यों नहीं पूछते जिनके किसान पतियों ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली थी। ये लोग रात में सड़क पर खाना बनाने पर मजबूर किसानों की मदद के लिए कभी क्यों नहीं जाते? क्यों? इसलिए नहीं जाते क्योंकि इन्हें इसमें नहीं बल्कि सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति करने में दिलचस्पी है। जी न्यूज हमेशा अपना कर्तव्य निभाना जानता है। हमारी रिपोर्टिंग ने आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एक पूरी रात बिताई कल, और यह समझने की कोशिश की कि इतनी ठंड में ये किसान खुद को आंदोलन के लिए कैसे तैयार करते हैं और इनकी असली समस्याएं क्या हैं। और इसके लिए हमारे जी न्यूज के जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने कल की रात, पूरी रात इन प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बिताई है। यह रिपोर्ट दिखाने से पहले हमें प्रसिद्ध कवि सुदामा पांडे उर्फ धूमिल की एक कविता याद आ रही है, जिसका शीर्षक है रोटी और संसद। इसमें वो कहते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है।
वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। 70 साल से देश की संसद इन सवालों पर मौन रही है कि वो तीसरा आदमी कौन है। लेकिन हमने सर्द रातों में सड़क पर रोटियां बेल रहे किसानों से ही इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, और इस दौरान हमें क्या पता चला वो आज आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर समझ में आ जाएगा। हमारा इरादा दृढ़ है, हम वापस नहीं जाएंगे अपनी मंगा मनाए बिना। पहले चूल्हा जलाया गया और फिर किसानों ने रोटियां बनानी शुरू कर दी। साल भर मेहनत करके खेत में अनाज उपजाने वाला अन्नदाता अब उसी अनाज से अपने लिए रोटियां बना रहे हैं। लकड़ी भी गिल्ली है, लकड़ियां सूखी नहीं है, इसलिए आग सही से जल नहीं रही और कुछ रोटियां जल भी गई, लेकिन बनाने वालों का जोश कम नहीं है। वाहेगुरु वाहे खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रात के करीब 9 बजे कुछ किसान खाना बना रहे हैं, साथ ही दिन भर हुए प्रदर्शन की बातें भी हो रही हैं। किसान एक दूसरे से ये भी पूछ रहे हैं कि सरकार उनकी मांगे कब मानेगी। सारे पिंडा चों बुढ़ियां कहंदियां उन्होंने कितों जवाब नहीं। दिल्ली और हरियाणा के बीच टिकरी बॉर्डर सील है। यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। शाम होते होते मीडिया के कैमरे भी यहाँ से वापस चले जाते हैं। हालांकि इस आंदोलन में जी न्यूज छोटे और गरीब किसानों के साथ है और उनके हक की बात कर रहा है। ये प्रदर्शन चलते चलते दिल्ली तक पहुंच गया है। अभी हम टिकरी बॉर्डर पर हैं, जो कि बहादुरगढ़ के पास है। हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है। यहां पर किसानों ने डेरा लगा रखा है और यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वो जाना चाह रहे हैं दिल्ली, लेकिन उन्हें यहां पर रोका जा रहा है। मीडिया भी उनको काफी कवर कर रहा है, लेकिन जी न्यूज की टीम पहुंची है प्रदर्शन के बाद किन हालातों में किसान रह रहे हैं उनको जानने के लिए। जी न्यूज की टीम ने प्रदर्शन कर रहे किसानों की मुश्किलों को समझने की कोशिश की और पूरी रात किसानों के साथ ही बिताई। आंदोलन कर रहे किसान अपने अपने गुटों में बैठकर अगले दिन की रणनीति बनाते हैं। कुछ घंटे बीत चुके हैं। इस बीच खाना बनकर तैयार हो गया है। कई रोटियां अधपकी हैं, कच्ची लगी है। लेकिन किसानों ने दाल और अचार के साथ इन्हीं रोटियों को खाकर अपनी भूख मिटाई। आंदोलन कर रहे किसानों को डर है कि सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने वाली है। हालांकि सरकार कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साडी फसल इत्थों जाके किसान बिहार दे विच बेचदे, होर सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ, फिर तो मोदी साहब की गल हो सकती सी भी देखो साडी जिहड़ी सरकारी रेट है इत्थे 1888 झोने का रेट है पंजाब दे विच हरियाणे दे, किसान उधर बेच रहे ने 3800 नूं, क्योंकि जिहड़ियां ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पूरे भाव नहीं ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਕਾਰਨ घर ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਟੋਟੀਆਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਜੇ ਫਸਲ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ तक वापस नहीं जाना। आजादी के बाद से भारत में किसानों पर सिर्फ राजनीति होती रही है। इसी का नतीजा है कि दिल्ली की इस ठंड में भी पंजाब के किसान सड़कों पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। सानू जो भी करना पवे, असी अपनी कणक बीज के अपने बच्चों देख रेख दे के आए हैं।
भी ये करना बहुत करना, काम की साਂਭ संभाल करनी है। बच्चों की याद बहुत आती है, बच्चों का फोन बार बार आता भी किन्ना चर लगू। असीं बच्चे नूं यही कह के आए। पिता जी गुरु घर सेवा करते जी, एक बच्चा जी 10वीं च पढ़ता जी, घर मिस्त्री लग्या हुआ जी, पर जरूरी ये सी भी ये संघर्ष जरूरी लड़ना। हाँ जी घर बना रहे हैं तो भी ये काम सब तो बड़ा है जी। घर भी फेर ही बनणगे जी, जमीनां बचणगीਆਂ जी, अगे भी करांगे भी की जी। साडा कित्ता ही खेती है जी, जे असीं नहीं भी पढ़ते असीं बच्चे नूं कहते ने भी खेती कर ला जी, जे साडी खेती बागी जी साडे बच्चे करनगे की। एक रात किसानों के साथ जो बाकी मीडिया नहीं दिखा रहा, वो दिखाने के लिए हम यहां पहुंचे थे और उनके हालात दिखाने के लिए पहुंचे थे, जो किसान यहां प्रदर्शन करने के लिए आए। हमने दिखाया कि किस तरह किन हालातों में वो लोग यहां पर जमे हुए हैं अपने परिवारों को छोड़कर। किसानों के इस हालात के लिए वो नेता भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने किसानों को नए कृषि कानून के बारे में समझाने के बदले कई और अफवाहें फैला दी। चाहते भी सरकार साडे नाल बैठ के गल करे ते भी जो हक है साडे सानू देवे। हालात भी जिवें भी चलदे है भी ये जल्दी होवे हल इन्हां दा ते असीं जल्दी घरां नूं पहुंच गए। किसानों ने अपना डर जी न्यूज को बताया और फिर कई किसान खुले आसमान के नीचे ही कंबल ओढ़कर सो गए। शायद आप भी अपने घर पर सर्दी को दूर करने की कोशिशें कर रहे होंगे, हालांकि खुले में किसी सड़क पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है। पिछले कई वर्षों में किसानों की परेशानियों के बारे में जितनी खबरें जी न्यूज ने देश तक पहुंचाई है उतनी किसी ने नहीं पहुंचाई। हम किसानों के हर सुख और दुख में शामिल रहे हैं और देश को यह भी बता रहे हैं कि हमारे अन्नदाता कितने संघर्षों के बाद देश के 135 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं। किसानों की समस्याओं को समझते समझते पूरी रात बीत गई। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी सुबह की तैयारियां करने लगे। देश में किसानों के नाम पर होने वाली राजनीति की वजह से ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसा करके हमारे किसान कुछ नेताओं का मोहरा बन गए हैं। बहुत साल पहले देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यह नारा इसलिए दिया गया था कि उनको मालूम था कि जवान ही है वो इस देश को महफूज रख सकता है और एक किसान है जो इस पूरे देश का पेट भर सकता है। लेकिन गंदी राजनीति के चलते आज स्थिति ऐसी है कि किसान और जवान दोनों आमने सामने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ अमित भारद्वाज, जी न्यूज, दिल्ली। अब क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आ रहा कि हर दिन हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर इस समय इनके खेतों में काम कौन कर रहा होगा? इस समय पंजाब में रबी की फसल का सीजन है और इसी दौरान बड़े पैमाने पर गेहूं और सरसों बोया जाता है। लेकिन जब हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं तो फिर इनके खेतों का पीछे से क्या हो रहा होगा? आज हमने इस बारे में देश के अलग अलग राज्यों के किसानों से बात की और यह समझने की कोशिश की कि ये किसान इस आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं और जो किसान दिल्ली नहीं आए हैं वो अभी क्या कर रहे हैं। हमें पता चला कि ज्यादातर किसान इस समय भी अपने खेतों में ही व्यस्त हैं और फसल की बुआई का काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ किसानों का तो यहां तक भी कहना था कि वो लगातार खेती करके एक तरह से एक आंदोलन ही तो कर रहे हैं। हाँ, आपको देश भर के इन किसानों की बातें भी आज सुननी चाहिए। आंदोलन के लिए जो लगे हैं और हम यहाँ लगे हैं, ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो वहाँ जो आंदोलन में बैठे लोग हैं उनको हम क्या खिला पाएंगे? तो उनके कल के लिए हम खेती कर रहे हैं और वो हमारे कल के लिए वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। जो दे रहे हैं धरना वो किसान नहीं हो सकते। किसान को समय कहाँ है? किसान के फसलें बोनी, फसलें को पानी पिलाना, अगर उसको सही काम नहीं करेंगे, सही टाइम पे काम नहीं करेंगे तो बच्चे बच्चे क्या खिलाएंगे? किसान को टाइम ही नहीं कि खेत से छोड़कर दिल्ली कैसे पहुंचेंगे वहाँ तक। वहाँ 15 दिन बैठ जाएंगे तो 15 दिन में ये फसल सारी खराब हो जाएगी। ये सब झूठे लोग हैं जो जाके दिल्ली बैठ गए। कृषि कानून किसानों की हित है, उनको पता ही नहीं है कि कृषि कानून है क्या। अभी पहले नहीं था लाभ, अभी बिल्कुल किसानों को लाभ मिल रहा है, जिससे समझ नहीं पा रहे क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। खेत में काम करके भी हम विरोध करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो अभी तो हमको खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसको करते हुए में भी हम विरोध करेंगे। फसल मेहनत, अपने मेहनत पर ही हम अपना गुजारिश करना चाहते हैं। अभी हम नहीं जा सकते, हम यहाँ संभाले के वहाँ जाए। वहाँ बहुत किसान भाई है, वो तो हमको पता है, जानकारी भी है। आंदोलन चल रहा है पर अभी हमको तो 6 दिन हो गए यहीं पे। ऐसा नहीं है कि किसानों को कुछ फायदा नहीं दिया जा रहा है,
सरकार द्वारा बहुत पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं किसानों के लिए, फिर भी किसान जो व्यवस्थित किसान नहीं है या फिर जो ओरिजिनल किसान नहीं है उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, फिर कुछ इनके बहकाव में आकर किया जा रहा है काम। तो आपने देखा कि हमारे देश में लगभग 15 करोड़ किसान हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, उन सब की राय अलग अलग है, लेकिन ये सब किसान बहुत बेसब्री से आंदोलनकारी किसानों की तरफ देख रहे हैं। देश का हर किसान इस समय दिल्ली पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है और वो जानना चाहता है कि आखिरकार अब सरकार और इन किसानों के बीच बातचीत में होगा क्या, क्योंकि जो कुछ भी होगा, जो भी नतीजा निकलेगा, या तो इन कानूनों में कुछ बदलाव किया जाएगा या ये कानून ऐसे ही रहेंगे या फिर कुछ और नया कानून आएगा। इस सब का देश के 15 करोड़ किसान परिवारों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और खास तौर पर हम जिनके लिए ज्यादा चिंतित हैं, हम चिंतित हैं छोटे किसानों के लिए जिनके पास 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। हम चिंतित हैं उन किसानों के लिए जो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से अपने परिवार की रोजी रोटी खेती करके चला रहे हैं। हम उन किसानों के लिए उतना चिंतित नहीं हैं जो किसान सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के लिए कृषि में आए हैं। इस देश में भी 2 तरह के किसान हैं, एक वो जो इनकम टैक्स वाले किसान हैं और एक वो जो रोजी रोटी वाले किसान हैं। इसलिए इस फर्क को भी पूरे देश को समझना होगा, क्योंकि जब कानून बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, तो उनमें छोटे किसानों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.